राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि यूजुअली जो एथनिक वियर होते हैं औरतों के, उसके अंदर में काम करती है। यही कंपनी है, नाम है इसका कीजी अपैरल्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 5 करोड़ 58 लाख रुपए उठाना चाह रही है और अपनी जो वैल्यू लगा रही है वो 16 करोड़ 42 लाख रुपए लगा रही है। सो आज के दिन जैसे ये कंपनी क्या काम करती है, रेडी टू वियर क्लोथिंग। दैट मीन्स कि जो शोरूम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर इसके कपड़े मिलते हैं। और ये कंपनी जो है टाई अप करती है दूसरी कंपनियों के साथ में, जो कि जिनको ये कपड़े सिल के देती है एक कॉमन डिज़ाइन का। और बाद में वो जो कंपनियां होती हैं वो अपना ब्रांड का ठप्पा लगा के आगे माल बेचती हैं। साथ में इस कंपनी की खुद की ब्रांड भी है जो कि है अनुतारा एंड कीजी, दो नाम से इसकी ब्रांड है, जिनके थ्रू ये खुद भी अपनी ब्रांड के थ्रू कपड़े बेचती है। तो यही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है आज के दिन। अब इस वीडियो के थ्रू हम इस कंपनी का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है उसका, उस एनालिसिस जो लिमिटेड एनालिसिस है उसके बेसिस पे थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की भी हम लोग यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो बेसिक डिटेल की अगर बात करते हैं आईपीओ की, तो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 21 का कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो बी लाइन ब्रोकिंग वाले हैं और 1,26,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है आपको एक फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए। इस आईपीओ के साथ में 50% रिजर्वेशन रिटेल के लिए, 50% अदर्स के लिए है, जिसमें सबकी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आज के दिन कंपनी यूजुअली जो चीज़ें बना रही है वो बहुत सारे जो औरतों के पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो बना रही है। जिसमें जैसे जनरल जो कैटेगरी होती है एथनिक वियर जो होते हैं वो, जैसे अपने सलवार कुर्ता हो गया, सूट हो गया, इस टाइप से। और वेस्टर्न कल्चर के भी कुछ जैसे होती हैं, ऊपर वाली कुर्ती हो गई, इस टाइप से कंपनी जो है ये चीज़ें बनाती है आज के दिन। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो जो डिज़ाइंस होती है वो क्या टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। जिस टाइप का मार्केट में फ्लो बनता है उस टाइप का ही कंपनी चीज़ें बनाती है। तो एक वो बहुत बताना कि इस टाइप की ही डिज़ाइन बनाती है तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन कंपनी किस तरीके से, मतलब ये आईपीओ लेके क्यों आई है, वो अगर रीज़न पता करते हैं तो कंपनी बोल रही है कि जो हमारे ऊपर लोन है वो चुकाना है एक तो, दूसरा हमें जो काम बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास में और काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो पैसों की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है। और जो आईपीओ लेके आने में जो खर्चे होने वाले हैं और जो बाकी जो कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो खर्चा होने वाला है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस हैं, कंपनी को जो रीजंस बताए हैं वो सपोर्ट करने वाले दिख रहे हैं बिजनेस को आगे फ्यूचर के अंदर में अभी तक तो। नेक्स्ट अगर कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है, तो 5 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया 2022 में, जिसमें से 20 लाख रुपए कंपनी ने निकाल लिए। नो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं 15 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 54 लाख रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अगेन इट्स ओके। 20 करोड़ का कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अच्छा खासा। ना दैट्स वेरी गुड। साथ में ही कंपनी नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे निकाल रही है और एक फ्लो बना हुआ है। कंपनी ने आईपीओ ईयर के अंदर में एक अच्छा खासा यहाँ पे उछाल नहीं दिखाया है। नाउ दैट इज़ वेरी गुड वाइल एनालाइजिंग दी आईपीओ कंपनीज, कि मैनेजमेंट ने कोई यहाँ पे शाणबंती नहीं दिखाई है, ना ये जो बिचौली होते हैं मर्चेंट बैंकर्स, इन्होंने दिखाई है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में कोई कोई डिटेल्स अगर हमें मिल जाती है, तो आरएचपी के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे लोन चुकाने के लिए 29 लाख रुपए कंपनी लगाने वाली है और साथ में वर्किंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के ऊपर में 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये कंपनी के प्रमोटर लोग हैं वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी आईपीओ से पहले जो शेयर होल्डिंग थी वो 85% थी और आईपीओ के बाद में 56% रह जाने वाली है। तो यहाँ पे 30% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये जो आईपीओ के बाद में जो शेयर होल्डिंग है, तो मालिकाना हक तो अभी भी, मतलब कंट्रोल जो रहेगा वो तो इन्हीं का रहेगा, प्रमोटर जो आज के दिन है। बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है, एक इतनी छोटी कंपनी के लिए शेयर होल्डिंग काफ़ी कम हो गई। तो यूजुअली क्या होता है कि जो मालिक लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उनका अगर स्टेक बहुत कम हो जाता है, छोटे लेवल के ऊपर में कंपनी जो होती है, तभी उनका जब शेयर होल्डिंग बहुत कम हो जाता है, 56% काफ़ी कम हो गया इतनी छोटी कंपनी के लिए, तो वो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता उस कंपनी को और बड़ा करने के अंदर में। साइड बाई साइड वो दूसरी कंपनियों को देखते हैं और उनको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए बन जाता है कि जो स्टेक है प्रमोटर्स का वो काफ़ी कम हो जाएगी इस आईपीओ के बाद। तो दिस इज़ वेरी नेगेटिव। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार और कंपनी के आरएचपी के ऊपर भी नज़र डालते हैं हम लोग थोड़ा सा और। ओके।
तो आज के दिन जो कंपनी के प्रमोटर हैं वहाँ वो उसकी लिस्ट में सिर्फ एक ही बंदे हैं, वो है अभिषेक नाथानी, जो कि बिजनेस को संभाल रहे हैं। इस बिजनेस को शुरू से खड़ा किया है और अभी और इसका जो आगे का फ्यूचर देखने वाले यही बंदा है। कंपनी के ऊपर में आज के दिन क्रिमिनल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन अच्छे खासे ठीक ठाक है, छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे हैं। और यूजुअली जो लिटिगेशंस हैं वो चेक बाउंस से रिलेटेड ही है, और दूसरा चेक बाउंस है ये मान लो कि नॉन पेमेंट से रिलेटेड है, चेक बाउंस भी नहीं मानोगी तो नॉन पेमेंट से रिलेटेड है कि माल ले लिया, कपड़ा खरीद लिया, एम्ब्रॉयडरी काम करवा लिया कुर्तियों के ऊपर में, कपड़ों के ऊपर में, उसका पेमेंट नहीं किया। तो इस टाइप के केसेस हैं जिनके बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। आरएचपी के अंदर में उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। कहीं पर सामने वाली पार्टी ने इस पर केस किया हुआ है तो फिर बाद में एक काउंटर केस कर रखा है, तो इस टाइप का भी केसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक बार इसकी डिटेल्स में आप चर्चा देख सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये केस जीत जाती हैं सामने वाली पार्टियां तो कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर में कंपनी को लगभग कितना 2,17,000 का नुकसान हो सकता है। ये कंपनी है, इसमें काफ़ी अच्छा नुकसान हो सकता है जिसमें 23 लाख रुपए का कंपनी को नुकसान हो सकता है। अब ये छोटी कंपनी है राइट, तो उस हिसाब से देख सकते हो तो 23 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है इस कंपनी के लिए, और वो भी वर्किंग कैपिटल के अंदर में से जाना, वो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। आज के दिन कंपनी के पास में कोई जैसे ऑफिस वगैरह जहाँ पे कंपनी काम करती है वो ओन्ड नहीं है कंपनी द्वारा, वो रेंट पे है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की रेंट जो है कंपनी पे कर रही है, जो कि जयपुर राजस्थान के अंदर में इनका रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में प्रॉपर्टी है, वो रेंटेड के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी के तो पास में कोई एसेट्स वगैरह ऐसा खास आज के दिन है नहीं। कंपनी की जो मोस्टली सेल आती है वो ऑफलाइन कैटेगरी से आती है 99%। ऑनलाइन कैटेगरी के थ्रू कंपनी की कोई यूजुअली सेल 2023-24 में नहीं आई है, और पिछले साल के मुकाबले ऑनलाइन कैटेगरी की जो सेल है वो कम ही हुई है। तो कंपनी का मोस्टली जो फोकस है वो मेरे को दिख रहा है कि जो दूसरी कंपनियां हैं, जो दूसरे कस्टमर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि टॉप 10 कस्टमर से 96% सेल आती है कंपनी की। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है, B2C नहीं है, मतलब डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाती है, बिचौली है। दूसरी कंपनियां हो गई जैसे अरविंद लाइफस्टाइल वाले हो गए, या फिर दूसरी जो ब्रांड्स होती हैं बड़ी बड़ी वो हो गई, तो वो इनसे काम करवाती है, इनकी फैक्ट्री को यूज़ करती हैं और इनसे कपड़ा बनवा के, डिज़ाइनिंग बनवा के और फिर अपना ठप्पा लगा के आगे मार्केट में बेचती हैं। तो इसी तरीके से इनका यूजुअली काम है। तो कस्टमर्स का 96% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से इनका आ रहा है। नाउ दैट्स अगेन B2B सेगमेंट। इनके पास में जो सप्लायर्स हैं टॉप 10, वहाँ से 96% इनका माल आ भी रहा है, बायर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, तो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास में जो B2B मॉडल है, एक तो वाइट लेबल जिसमें कंपनी काम करती है, दूसरा इनके खुद की ब्रांड के थ्रू भी ये काम करते हैं, वो भी B2B मॉडल के थ्रू ही काम होता है। जैसे इन्होंने थोक के भाव अपना जो माल है वो किसी वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, बड़ी दुकान वालों को दे दिया, जिनकी फिर अपने अपने जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर अपना माल बेचने, जैसे रिलायंस वाले हो गए इस टाइप से, राइट। वो भी B2B मॉडल ही है, वो भी B2C नहीं है। तो इनका बिजनेस मॉडल इस टाइप से ही काम कर रहा है। अब आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी की जो सेल है वो बहुत अच्छी खासी ग्रो कर रही है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 20 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच गया, लेटेस्ट डेटा के 2024 का डेटा अगर देखते हैं तो। अब ये जो इंक्रीज जो आया है, ये आया है कि कंपनी ने अच्छे खासे एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जैसे एब्सोल्यूट ब्रांड्स एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर के अंदर में, एंड ये जो मिस फैब इंडिया लिमिटेड FIL के साथ में एग्रीमेंट किया है कंपनी ने। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करना जो उन कंपनियों के लिए, तो उनकी वजह से कंपनी का सेल बढ़ा। तो इस टाइप के अगर एग्रीमेंट और फ्यूचर में होते हैं तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और ये लाइन बहुत मुझे अब तक तो सही लग रही है। अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी मेरे को फेस करने को पड़ी हैं। जैसे ही कंपनी का हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं, 1 सेकेंड, ओके। तो कंपनी का अगर ये बैलेंस शीट हम लोग चेक करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर में कंपनी ने एक चीज़ इंक्लूड की है, वो इसी साल, वो दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो इस इनटेंजिबल एसेट्स को अगर हमने जब चेक किया तो दिस इज दे हैव इंक्लूडेड ए गुडविल थिंग, यहाँ पर एक गुडविल एडिशन किया है इन्होंने। तो वो कौन सा गुडविल है जो कि इनटेंजिबल एसेट्स 1 करोड़ रुपए का, ये मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरा, अगर कंपनी के हम लोग और मेरे को कोई कुछ खास दिक्कतें यहाँ पर नज़र नहीं आई हैं। ट्रेड रिसीवेबल को सेगमेंट को देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा है, बट वो एक साइकिल बंधी हुई, जैसे कि यहाँ पे हर 6 मंथ्स ओल्ड यहाँ पर पेमेंट हो जा रहा है। जैसे 6 मंथ्स ओल्ड, तो ये 2023-24 का डेटा है, ये 2023 का है। तो यूजुअली
हर 6 महीने तक का ही पुराना इनका रह रहा है, तो रिकवरी हो रही है ट्रेड रिसीवेबल्स की। नाउ दैट्स अगेन वेरी गुड, तो ये भी कोई ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा। इन्वेंट्री कंपनी की अच्छी खासी बढ़ती ही जा रही है। नाउ दैट इज थोड़ा कंसर्निंग है कि इन्वेंट्री कंपनी की अच्छी बढ़ रही है, बट कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, उसी के साथ में इन्वेंट्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू घटता है, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर भी कोई खास इश्यू नज़र नहीं आया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। अब यहाँ पे तो एक इश्यू बस ये नॉन इंटेंजिबल वाला ही मेरे को नज़र आया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, जो कंपनी चुका देगी, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग फिर भी अच्छी खासी है कंपनी के पास में। करंट लाइबिलिटी जो कि इसी साल चुकानी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी 3.5 करोड़ रुपए कंपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए खर्च करने वाली, तो उसमें से इसको भी थोड़ा बहुत कंपनी कम कर सकती है। लॉन्ग टर्म ये वाला जो बोरोइंग है ये भी 2 करोड़ रुपए का है, तो इसमें से केवल 20-30 लाख रुपए कंपनी खर्च करने वाली, तो ये भी अच्छा खासा रह जाने वाला है कंपनी के लिए बोझ। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी हिंडर हो सकती है। तो यहाँ पे कंपनी यूजुअली जो टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 95 लाख रुपीज़ कंपनी ने कमाए हैं, तो ये फ्यूचर में हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो। बट अगर कंपनी अगर लोन और बढ़ा लेगी तो फिर इंटरेस्ट कंपनी को और ज़्यादा देना पड़ सकता है, देयर आर चांसेस, राइट। बिकॉज यूजुअली क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयड कॉस्ट, बेनिफिट, तो ये 62 लाख रुपीज़ हैं, तो अगर इसकी ऐड कर दोगे इसके अंदर में तो 1.5 लाख। तो यूजुअली क्या हो रहा है कि बैंक का जो पैसा जितना कंपनी नेट प्रॉफिट जो अगर हम लोग इंटरेस्ट को आउट कर देते हैं एक बार के लिए, तो जितना पैसा कंपनी इंटरेस्ट को आउट करने के बाद में कमा रही है, तो उसका जो तीसरा हिस्सा है वो इंटरेस्ट के पेमेंट में जा रहा है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट में अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट का तीसरा हिस्सा अगर इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, तो अगर आपको कल की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर थोड़ी भी ऊपर, क्योंकि ये पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, और आपका अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा या फिर कोई और बड़ा खर्चा आ गया, लिटिगेशन आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो फिर कंपनी की लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लोन का थोड़ा सा इस कंपनी में इश्यू है। दूसरा कंपनी के जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग वाला इश्यू है। तीसरा कंपनी थोड़ा सा फ्यूचर में अगर डील्स अच्छी खासी होती है तो वो पॉजिटिविटी है। तो ये कंपनी को ये ऐसा समझ लो कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो मेरे को भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है थोड़ी थोड़ी। बट ध्यान रखिएगा जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है हीरो जीरो, राइट। तो उस टाइप से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर कोई बहुत भाई देखता है तो सोच सकता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। बट हीरो जीरो टाइप से, क्योंकि 16 करोड़ की कंपनी है तो बढ़ेगी तो 160 करोड़ की भी होगी, तो 10 गुना यहाँ से होने के चांसेस हैं अगर डील्स अच्छी खासी कंपनी की हो जाती हैं तो। बाकी थोड़े रिस्क्स भी हैं, रिस्क हमने डिस्कस कर ही लिए, और बाकी जो फाइनल डिसीजन आपको लेना तो और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं अपने एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और लिस्टिंग गेंस का खेल तो ऐसा है कि जीएमपी अगर प्राइस ठीक ठाक रहेगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है। अगर उसकी भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कंपेरेटिव बेसिस के ऊपर में, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 लाख है, और यहाँ पर ये है 7 लगभग 24 के आसपास का पीई रेशियो कंपनी का आ रहा है, जिसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे थॉमस कोट का 27 का है, इसका 12 का है। सो कमाई तो ठीक ठाक कंपनी कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं एक बार पी बी रेशियो, तो पी बी रेशियो में कंपनी की नेटवर्थ है 6 करोड़ और यहाँ पर 5 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो 11 करोड़ मान लो। तो 11 करोड़ के हिसाब से जो पी बी रेशियो है वो 1.7 के आसपास का आ जाता है, 1.6 1.7, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका 5 है और इसका 0.7 है। तो दोनों ही मुकाबलों के अंदर में कंपनी की जो वैल्यू लेके आ रही है कंपनी वो नॉर्मल लेवल के ऊपर में ही लेके आ रही है अपने आईपीओ को। सो इतना कुछ खास वहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अगर एक कंपनी के साथ में अगर देखते हैं थॉमस कोट के साथ में, तो कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट पर लेके आ रही है आईपीओ। अगर इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो अगर फ्यूचर में इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी होती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर इसके साथ में लेवल बनाने की कोशिश करते हैं कंपनी के शेयर को, तो यहाँ से 20-30% के आसपास में ऊपर जा सकता है पी रेशियो के हिसाब से, और पी बी रेशियो के हिसाब से डबल भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।